Hello future, I am Pushpinder Singh Sambyal and I am back with another video on the topic that is nationalism in Europe. This is third video of this chapter. I hope you have seen the earlier two videos and you have understood the topic. So like, share and subscribe my channel so that you can get information regarding the other videos that are being uploaded. So let's start. So our first topic is revolution in France 1848. तो वी नो दैट 1848 के रेवोल्यूशन से पहले भी फ्रांस में 1830 में एक रेवोल्यूशन हुआ था जिसको वी कॉल इट एज द जुलाई रेवोल्यूशन। और जुलाई रेवोल्यूशन में बाबर डायनेस्टी का जो किंग उस टाइम पे फ्रांस में रूल कर रहा था जिसका नाम था चार्ल्स टेन, उसको पावर से हटा दिया गया और उसकी जगह पे लुइस फिलिप जो था उसको फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो था वो बना दिया गया। अब लुइस फिलिप के पावर में आने के बाद फ्रांस की जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। फ्रांस में फूड की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो भी फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो गई थी। अब लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को रोकने के लिए जो है वो बैरिकेड्स जो थे वो लगाए गए। दैट मीन्स जो है वो रुकावटें जो थी वो लगाई गई ताकि लोगों को रोका जा सके। और इस सिचुएशन को देख के लुइस फिलिप जो थे वो वहां से भाग गए। अब लिबरल मिडिल क्लास जो थी उन्होंने डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाए और नेशनल असेंबली जो थी उसने रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया। रिपब्लिक मीन्स उसने फ्रांस को एक गणतंत्र देश जो था वो घोषित कर दिया। उसके बाद राइट टू वोट जो था वो सारे मेल्स को दे दिया गया जिनकी 21 से ज़्यादा थी। इससे पहले राइट टू जो वोट था वो सिर्फ प्रॉपर्टी जो मेल थे उनको दिया गया था। राइट टू वर्क वॉज गारंटेड और गवर्नमेंट ने ये भी अश्योर किया कि सबको जो है वो काम दिया जाएगा और इसको करने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स जो थी उनको सेटअप किया गया ताकि सब लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। So our next topic is revolution in Germany 1848 and this is very important topic और काफ़ी बार ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इस रेवोल्यूशन में हुआ क्या? तो जर्मनी के बीच में काफ़ी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम कर रही थी और इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को जो मेंबर्स थे वो ज़्यादातर डिफरेंट प्रोफेशनल्स थे, यानी कि टीचर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स और साथ में बिजनेसमैन क्लास को बिलोंग करते थे। और इसमें प्रॉस्परस आर्टिसंस भी थे। अब प्रॉस्परस मींस जो कि काफ़ी रिच आर्टिसंस हैं वो भी इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स थे। तो इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये लीड किया कि वो लोग जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में से कुछ लोगों को जो है वो भेजेंगे इलेक्ट करके ताकि जर्मन नेशनल असेंबली जो है वो उसको बनाया जा सके और जर्मनी के लिए कुछ लॉज जो है उसको फ्रेम किया जा सके। तो 1848 में क्या हुआ, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो इलेक्ट करके जो है वो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट के लिए भेजे। अब ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होके नाचते गाते हुए जो है वो फ्रैंकफर्ट सिटी से निकले क्योंकि वो जर्मनी के लिए नया फ्यूचर जो है उसको फ्रेम करने जा रहे थे। अब उस टाइम पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग तो कोई थी नहीं, तो ये पार्लियामेंट जो थी वो कहाँ ऑर्गेनाइज की जाती? तो ये पार्लियामेंट जो थी ये सेंट पॉल चर्च जो कि फ्रैंकफर्ट सिटी की एक काफ़ी बड़ी चर्च थी वहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई क्योंकि उस चर्च के अंदर ये सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे फिट आ सकते थे। तो इस सेंट पॉल चर्च को ही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला गया और इस चर्च में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो आए, उन्होंने वहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया और जर्मनी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद अब लोगों को ये सोचना था कि वो जो क्राउन है वो किसको ऑफर करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होती है और उसके साथ मोनार्क भी होता है, तो वो राजा जो है वो किसको बनाए। तो उन्होंने क्राउन जो था वो प्रुशियन किंग जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे उनको ऑफर किया। तो किंग जो थे वो काफ़ी गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला मैं तो पहले से ही राजा हूँ और आप मुझे राजा बनाना चाहते हो। तो उन्होंने ये जो नेशनल असेंबली की जो भी डिमांड्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया और उनके वो अगेंस्ट हो गए। और इस रिजेक्शन के बीच में उनकी जो सपोर्ट थी वो बाकी जो किंगडम्स के मोनार्क थे उन्होंने भी की। अब क्या रीज़न था कि बाकी मोनार्क्स जो थे वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे? रीज़न ये था कि बाकी मोनार्क्स को ये लगता था कहीं
उनके किंगडम्स के बीच में भी लोग रिवॉल्ट करके कहीं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ना कर ले और उनको पावर से ना हटा दें, इसलिए वो जो है वो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब अब पार्लियामेंट जो ये थी जर्मनी की, इसके बीच में ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो मिडिल क्लास लोगों की थी, यानी वो लोग एडुकेटेड भी थे और वो वेल ऑफ लोग भी थे। दैट मीन्स कि वो काफ़ी रिच भी थे। और जो पॉपुलेशन वर्कर्स और आर्टिसंस की थी वो पॉपुलेशन काफ़ी कम थी। तो मिडिल क्लास लोगों ने और आर्टिसंस की प्रॉब्लम जो थी उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से वर्कर्स और आर्टिसंस जो थे उन्होंने अपनी ही पार्लियामेंट के अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। इस सिचुएशन का फायदा जो था वो प्रुशियन किंग जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे उन्होंने उठाया और उन्होंने जो लिबरल्स थे इनको सप्रेस कर दिया और नेशनल असेंबली को डिसबैंड कर दिया। दैट मीन्स उसको वहां से रिमूव। लिबरल मूवमेंट एंड वुमेन राइट्स, तो फीमेल की जो कंट्रीब्यूशन थी वो कहीं पे भी मेल से कम नहीं थी। हर एक रिवॉल्ट के बीच में फीमेल्स ने मेल्स के साथ इक्वल पार्ट लिया। बट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो बुलाई गई, उस पार्लियामेंट में भी फीमेल्स जो थी उनको सिर्फ अलाउ किया गया कि वो वहां पे खड़े होके उस पूरी पार्लियामेंट की वर्किंग को देख सकती थी। ना तो वो अपना व्यूज को रिप्रेजेंट कर सकती थी वहां पे, ना ही वो कोई सजेशन दे सकती थी। तो वुमेन्स जो थी उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स जो थे वो स्टार्ट किए, काफ़ी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई ताकि वो अपने राइट के लिए फाइट कर सकें। इवन कि उन्होंने काफ़ी सारी पब्लिक मीटिंग्स को भी ऑर्गेनाइज किया ताकि वो बाकी फीमेल्स को अवेयर कर सकें उनके राइट्स के लिए। बट काफ़ी सालों तक फीमेल्स को जो है वो राइट टू वोट नहीं दिया गया। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिबरल मूवमेंट 1848, तो जितनी भी लिबरल मूवमेंट हुई यूरोप में, स्पेशली फ्रांस में और जर्मनी में, उन सारी लिबरल मूवमेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो लिबरल मूवमेंट जो थी, मैक्सिमम मूवमेंट्स को जो है वो सप्रेस कर दिया गया कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा। बट फिर भी कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थी वो जो अपनी पुरानी पावर थी या पुराना जो रुतबा था उसको रिस्टोर नहीं कर सकी, यानी कि वो अपनी पुरानी पावर को दोबारा से नहीं ला सकी। अब उनको ये चीज़ समझ आ गई कि हम लोगों को ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इन फ्यूचर भी लोग जो हैं वो रिवॉल्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सर्फडम यानी कि दास प्रथा या स्लेवरी और साथ में बॉन्डेड लेबर दैट इज बंधुआ मजदूरी जो थी उसको अबॉलिश कर दिया। यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड ब्रिटेन, तो ये तीनों ही टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम बच्चों को जर्मनी और इटली की जो यूनिफिकेशन है वो समझ नहीं आती है, इसलिए मैंने कंपैरेटिव वे में वो समझाने की कोशिश की है ताकि आपको इजी वे में वो दोनों चीज़ें समझ आ जाएं। तो जर्मनी जो थी उसके कितने पार्ट्स थे? तो जर्मनी के 39 पार्ट्स थे जिनको जोड़ के एक जर्मन नेशन बनाना था। इटली के कितने पार्ट्स थे? तो इटली के 7 पार्ट्स थे। तो इन 7 पार्ट्स को जोड़ के जो है वो एक इटालियन नेशन जो है वो फॉर्म होना था। अब जर्मनी की यूनिफिकेशन में किसने जो है वो रोल प्ले किया या किसने जो है वो जर्मन यूनिफिकेशन स्टार्ट की? तो प्रूशिया जो है उसने सबसे पहले स्टेप लिया जर्मनी के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने का। अब इटली में किसने किया? तो इटली में सार्डिनिया पेडमोंट जो था रीजन, उसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इटली को यूनिफाई करने में। अब जर्मनी में वो इंसान कौन था जिसने ये इनिशिएटिव लिया? तो वो इंसान थे ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे प्रूशिया के। अब इटली में वो कौन थे? तो इटली में काउंट केवर जो थी चीफ मिनिस्टर थे सार्डिनिया पेडमोंट के। उन्होंने ये इनिशिएटिव जो है वो लिया ताकि वो 7 पार्ट्स को जोड़ के एक इटालियन नेशन बना सकें। बट काउंट केवर के साथ साथ गिसिपी मैजीनी और गिसिपी गैरीबल्दी जो हैं इनकी कंट्रीब्यूशन भी इटालियन यूनिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा है। तो गिसिपी मैजीनी जो थे ये एक रेवोल्यूशनरी थे, तो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और गिसिपी गैरीबल्दी जो थे इनको हीरो ऑफ टू वर्ल्ड भी बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में भी वॉर लड़ी थी और इटली में सबसे पहले इटली को यूनिफाई करने का जो इनिशिएटिव था ये इन्होंने ही लिया था, बट ये अनसक्सेसफुल रहे थे। अब जर्मनी के 39 पार्ट्स को जोड़ने के लिए जो है वो ऑटोमन बिस्मार्क अकेले तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने
प्रुशियन किंग जो थे, जिनका नाम केसर विलियम फर्स्ट था, उनको ये रिक्वेस्ट किया कि अगर आप अलाउ करें तो मैं जो है वो 39 पार्ट्स को जोड़ के जर्मनी का जो नेशन है उसको फॉर्म कर सकता हूँ। तो प्रुशियन किंग जो केसर विलियम फर्स्ट थे, उन्होंने बोला कि इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने समझाया कि जब यूनाइटेड जर्मनी बन जाएगा तो उनको पूरे जर्मनी का राजा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वैसे ही सेम सार्डिनिया पेडमोंट के जो राजा थे, उनका नाम था विक्टर अमेरिकंड। तो उनको भी काउंट केबर ने यही सजेशन दिया कि जब सारे एरिया यूनाइट हो जाएंगे तो उनको पूरे यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया जाएगा। तो दोनों ही राजाओं ने जो है वो अलाउ कर दिया अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स को कि वो जो है वो इनिशिएटिव ले सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने का। अब ऑटोमन बिस्मार्क जो थे, उन्होंने 3 मेन लड़ाइयाँ लड़ी और ये लड़ाइयाँ 7 साल तक चली। ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, डेनमार्क के अगेंस्ट और फ्रांस के अगेंस्ट। और इटली में काउंट केवर ने जो है वो लड़ाई जो थी वो पहले स्पेन के साथ लड़ी और उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। और सबसे लास्ट में जो है उन्होंने रोम जो था उसको जो है अपने अंडर लाके जो है वो इटली को यूनिफाई किया। अब जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद केसर विलियम फर्स्ट जो थे उनको प्रोक्लेम कर दिया गया, यानी कि उनको डिक्लेयर कर दिया गया एज द किंग ऑफ जर्मनी। और इटली में विक्टर इमैनुअल सेकंड को डिक्लेयर कर यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की जो यूनिफिकेशन थी वो जो है वो इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन से अलग थी, क्योंकि ये सडन अपहील का या रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं थी, यानी कि ये अचानक से हुए रिवॉल्ट के कारण जो है वो यूनिफाई नहीं हुई थी। अब ब्रिटेन जो है वो 18 सेंचुरी से पहले नेशन स्टेट नहीं था, यानी वो भी एक किंगडम था जहाँ पे मोनार्की थी और वो नेशन स्टेट नहीं था। और यहाँ पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के, यानी कि डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, जैसे कि इंग्लिश, वेल्श और स्कॉट्स, ये सारे लोग यहाँ पे रहते थे। अब जैसे इंग्लिश नेशन जो था वो धीरे धीरे उसकी पावर जो है वो पैसे में बढ़ी, यानी वो देश अमीर हुआ, तो उसने अपना इन्फ्लुएंस जो था, पावर जो थी, वो धीरे धीरे जो आसपास के छोटे किंगडम्स थे या आइलैंड्स थे उन पे भी जो है वो इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दी। और 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी उसने मोनार्की से पावर जो थी वो छीन ली और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी वो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो है उसकी 2 सब हेडिंग्स है। एक जो है वो है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन विद स्कॉटलैंड और दूसरी जो है वो है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन विद आयरलैंड। तो पहले हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन विद स्कॉटलैंड को डिस्कस करेंगे। एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो 1707 में एक एक्ट बनाया गया, एक कानून बनाया गया, जिसके अंडर जो स्कॉटलैंड था उसको इंग्लैंड का पार्ट बना दिया गया। अब जब स्कॉटलैंड को जो है वो इंग्लैंड के साथ मिला दिया गया और यूनाइटेड किंगडम बना दिया गया, तो उसका जो है वो क्या इफेक्ट पड़ा स्कॉटलैंड के ऊपर। तो स्कॉटलैंड जो था उसके ऊपर इंग्लिश लोगों का जो इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादा हो गया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वहाँ पे भी इंग्लिश लोगों की जो पॉपुलेशन थी या उनकी डोमिनेशन जो थी वो ज़्यादा थी, और स्कॉटिश लोग जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बड़े कम थे। तो वहाँ पे भी वो लोग अपने लिए कुछ नहीं बोल सकते थे। उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया कि वो अपने कल्चर को और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाएं, तो उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी सप्रेस किया गया। और दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक गैलिक, जो कि उनकी लैंग्वेज थी, वो भी वो नहीं बोल सकते थे और स्कॉटिश ड्रेस को भी नहीं पहन सकते थे। जिन भी लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया या मार दिया गया, और काफ़ी सारे लोग जो थे वो अपनी होमलैंड को छोड़ के जो है वो वहाँ से उनको मजबूर केशन ऑफ ब्रिटेन विद आयरलैंड। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो आयरलैंड के बीच में उस टाइम पे 2 टाइप की पॉपुलेशन जो थी वो रहती थी, एक थे कैथोलिक्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स। तो ये दोनों ही क्रिश्चियनिटी की ब्रांचेस हैं। कैथोलिक्स जो थे ये पुराने क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे, और प्रोटेस्टेंट जो थे ये वो लोग थे जिन्होंने पुराने कैथोलिक रिलीजन के अगेंस्ट जो है वो आवाज रेज की थी, प्रोटेस्ट किया था, और एक नई क्रिश्चियनिटी की ब्रांच बनाई थी जिसको प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। अब आयरलैंड में जो है वो कैथोलिक्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और प्रोटेस्टेंट्स की पॉपुलेशन कम थी। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी टाइम से प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे आयरलैंड में, ताकि वो लोग कैथोलिक्स को डोमिनेट कर सके।
और कैथोलिक्स लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट स्टार्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ वुल्फ टोनी। अब ये वुल्फ टोनी कौन थे? ये आयरलैंड के एक काफ़ी पॉपुलर जो है वो लीडर थे, और इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया था आयरलैंड में जिसका नाम था यूनाइटेड आयरिशमैन। तो काफ़ी देर तक इन्होंने रिवॉल्ट जो है वो किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया और टोनी वुल्फ जो थे या वुल्फ टोनी जो थे वो लड़ाई में मारे गए। और उसके बाद फोर्सफुली यानी कि बाय यूज ऑफ फोर्स जो है वो आयरलैंड को जो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बनाया गया ब्रिटिश नेशन। तो आयरलैंड की और स्कॉटलैंड की यूनिफिकेशन के बाद एक नया ब्रिटिश नेशन जो था वो डेवलप हुआ, और इस ब्रिटिश नेशन में इंग्लिश कल्चर की डोमिनेंस ज़्यादा थी। सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन। अब नया ब्रिटेन ये जो था इसके क्या सिंबल्स थे? सबसे पहला तो एक नया जो है वो राष्ट्रीय झंडा जो था वो बनाया गया जिसका नाम था यूनियन जैक। नेशनल एंथम भी बनाया गया जिसका नाम था गॉड सेव अ नोबल किंग, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज जो थी उसको वहाँ की नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। विजुअलाइजिंग नेशन। फर्स्ट पॉइंट इज कि 19th सेंचुरी के जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन को एक फीमेल फॉर्म में डिपिक्ट करना या शो करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि इंडिया में हम लोग बोलते हैं भारत माता। आइडिया जो लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के थे, इन आइडियाज को भी बेटर वे में लोगों को समझाने के लिए उनको भी फीमेल फिगर की फॉर्म में लोगों को दिखाया गया। एलिग्रीज जो थी उनको चौराहों पर भी इस्टेब्लिश किया गया ताकि लोगों में यूनिटी डेवलप हो। काफ़ी सारे क्वाइंस के ऊपर, स्टैम्प्स के ऊपर भी उनकी पिक्चर को डिपिक्ट किया गया। अब फ्रांस की जो ये एलिगरी थी उसका नाम था क्रिश्चियन मैरिनी, और जर्मनी की जो एलिगरी थी उसका नाम था जर्मेनिया। बाल्कन इशू। बाल्कन इशू जो है ये इस चैप्टर का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो बाल्कन जो रीजन था ये था क्या? तो बाल्कन रीजन जो था वो आज के टाइम में जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं जैसे कि रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बॉस्निया, सोल्वेनिया, सर्बिया, मोंटेगेरो, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये कभी बाल्कन रीजन का पार्ट हुआ करती थी। और ये सारे ही रीजन्स जो थे वो एक दूसरे से जोग्राफिकली और कल्चरली एक दूसरे से डिफरेंट थे। और ये जो रीजन था ये उस टाइम में ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, यानी कि मुस्लिम एम्पायर के अंडर था। अब धीरे धीरे जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई तो ये जो रीजन था ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया, यानी इन कंट्रीज ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना स्टार्ट। अब रिवॉल्ट का रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे जितने भी रीजन्स थे बाल्कन के उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब बाल्कन स्टेट्स जितनी भी थी वो एक दूसरे से जेलस थी, यानी कि वो हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती थी ताकि अपनी पावर को एक्सपैंड कर सकें और दूसरे का नुकसान कर सकें। उसके साथ जो बिग यूरोपियन पावर्स थी जैसे कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रशिया, वो भी इस रीजन पे कंट्रोल करना चाहती थी क्योंकि ये रीजन जो था ये नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच था। इसलिए इस रीजन को रीजन ऑफ केग पाउडर भी बोला जाता था, यानी कि ये रीजन जो था ये बारूद की तरह था कि अगर कभी पूरे यूरोप में लड़ाई होगी तो इस रीजन की वजह से ही होगी, और अल्टीमेटली इस रीजन की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो स्टार्ट हुई। I hope you are able to understand this chapter. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.